नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज हम कह रहे हैं कि जो कंपनी को भाए डॉक्टर वही फरमाए। जी हां, ताजा मामला है जो कि सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त है और एक ऐसी गोली का नाम सामने निकल कर आया जिससे आप और हम बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं। बात हो रही है डोलो 650 की और आरोप ये लगा है कि डोलो 650 को बनाने वाली कंपनी ने 1000 करोड़ रुपए फ्रीबीज के तौर पर खर्च किए, ने डॉक्टरों को उपहार दिए, उनके घूमने फिरने का खर्च उठाया और बदले में मांगा कि डोलो 650 को प्रेस्क्राइब किया जाए। हमने देखा कि कोरोना काल में डोलो 650 की जिस तरह से बिक्री हुई उसने कई रिकॉर्ड तोड़ दिए और बाजार में मौजूद अपनी तरह की दूसरी दवाओं को काफी पीछे छोड़ दिया। एक जनहित याचिका लगी है जो कि भारत देश में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं उनको जो संस्था रिप्रेजेंट करती है उनकी तरफ से आई और उसमें मामला निकल कर आया है। हालांकि बात वहां पर दूसरी दवाइयों की भी हो रही है, लेकिन प्रमुख तौर पर डोलो 650 का नाम इस पे निकला है और बहुत सारी बातचीत सुप्रीम कोर्ट में हुई है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कई सारे सवाल जवाब किए हैं। तो ये एक बड़ा मुद्दा है क्योंकि दवाइयां हम सब खाते हैं, आप और हम सब, और हम विश्वास करते हैं डॉक्टर्स के ऊपर कि वो हमें सही दवाइयां प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, वही दवाइयां प्रिस्क्राइब कर रहे हैं जो हमारे लिए जरूरी है और हमारे लिए सुरक्षित है। लेकिन अगर इसके पीछे ऐसा कुछ है कि कंपनियां प्रलोभन देके डॉक्टरों से वो दवाएं लिखवाती हैं जिसमें उनका फायदा हो, तो फिर ये बात गंभीर होती है। और यही बात जस्टिस चंद्रचूड़ ने भी कही है जो इस मामले की सुनवाई कर रही है कि ये मामला सिर्फ दो वादी और प्रतिवादियों का केस नहीं है जैसे हम दूसरे केस सुनते हैं, ये गंभीर मामला है और उस पर सुनवाई भी उसी तौर पर होगी। तो आइए एक नजर डाल लेते हैं कि आखिर पूरा मामला रहा क्या। मैंने आपको संक्षेप में बताया, लेकिन बिंदुवार में आपको बता देता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका पहुंचती है, उस पर इस वक्त सुनवाई हो रही है। दवा की मार्केटिंग में गड़बड़ झाले की बात है, यानी कि दवा को जिस तरह मार्केट किया जा रहा है वो तरीका सही नहीं है। डॉक्टरों को कंपनियां फ्रीबीज दे रही हैं, उनके घूमने फिरने का खर्च उठा रही हैं, उन्हें उपहार दे रही हैं, उन्हें गिफ्ट दे रही हैं। डोलो का मामला कोर्ट में उठाया गया, मैंने आपसे कहा कि और भी चीजें हैं लेकिन डोलो का नाम प्रमुखता के साथ आया। एक फिगर निकाल के दिखाया गया जो कि इनकम टैक्स विभाग से मिलता है, 1000 करोड़ रुपए इसके फ्रीबी बांटे गए, ये उनके खातों में पाया गया है। कोर्ट ने फ्रीबीज की बात को बहुत गंभीर बताया है, उनका कहना है कि यह तरीका ठीक नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार और दवा बनाने वाली कंपनी दोनों से इस मामले में जवाब तलब किया है। केंद्र सरकार से 1 हफ्ते के अंदर जवाब मांगा है और जब अगली सुनवाई होगी 10 दिन बाद, तब कंपनी को कोर्ट में अपना जवाब रखना होगा। तो मामला गंभीर है और बात भी इस पर हम गंभीर ही करेंगे। हमारे साथ आज बेहद कुछ खास मेहमान हमने इसके लिए आमंत्रित किए हैं। कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं इंटरनल मेडिसिन की एक्सपर्ट डॉक्टर स्वाति महेश्वरी, साथ में जुड़ेंगे फेडरेशन ऑफ मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन के अमिताभ गुहा साहब, पूर्व हेल्थ सेक्रेटरी सीके मिश्रा जी और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस में प्रोफेसर और नेफ्रोलॉजी के हेड डॉक्टर एसके अग्रवाल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। क्योंकि ये पूरा मामला कोर्ट में है और ये जो दावा लगाया गया है वो फेडरेशन की तरफ से लगाया गया है जो कि एमआरएस का रिप्रेजेंटेशन करती है, इसलिए मैं गुहा साहब से ही ये पहला सवाल लेता हूं। गुहा साहब, आपके इस दावे में डोलो का नाम लिया गया है, आपकी जो पीआईएल है वो डोलो का नाम लिया है, उसमें लिया गया है, बहुत सारे विस्तार से उसके बारे में आपने तथ्य और साक्ष्य रखे हैं। हालांकि आपके वकील जब जिरह करते हैं कोर्ट में तो वो ये भी कहते हैं कि ये एक उदाहरण है और बड़ा उदाहरण है। आखिर चल क्या रहा है? क्या हर दवा को प्रिस्क्रिप्शन के तौर पर लिखने के लिए दवा कंपनियां इसी तरह से डॉक्टर्स को प्रलोभन देती हैं और उसका जरिया एमआर बनते हैं? माफ कीजिएगा एंकर पर्सन, आपको मैं एक सुधार लाना चाहता हूं, इसलिए कि आपको और थोड़ा सा स्टडी करना चाहिए था। आखिर में ये डोलो का खिलाफ केस नहीं था जो हम लोगों ने, जी मैंने कहा कि डोलो में आपका कहना है कि ये उदाहरण मात्र है और ये सभी दवाओं के ऊपर है। बिल्कुल, ये बात मैंने स्पष्ट रूप से रेखांकित की है सर। अरे इसका हमारे केस तो सुनिए तो सही जी, सुनिए तो सही प्लीज, धैर्य रखे। हमारे केस डोलो का खिलाफ नहीं था, ये सुनिए। दूसरा है, मैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव फेडरेशन में 35 साल रहा, अभी नहीं है। अभी एक केस में एफएमआरए जो फेडरेशन है उन्होंने केस दर्ज किया जिसमें मैं भी वन ऑफ दी पिटिशनर हूं। ठीक है, ये है। अब सुनिए थोड़ा सा कि केस क्या है। केस है सुप्रीम कोर्ट में जो हम लोगों ने दर्ज किया है वो है अनएथिकल मार्केटिंग प्रैक्टिसेस का जगह पे रुकने के लिए एक
लीगल एथिकल कोड होना चाहिए। इसी में ही मामला है, इसी में ही चर्चा है। ये जब सवाल उठे तो एग्जाम्पल का रूप में डोलो का बारे में कहा गया था और जस्टिस चंद्रचूड़ ने थोड़ा सा चौंक गया था। उन्होंने बोला कि मुझे जब कोरोना हुआ था तब तो ये मेडिसिन मुझे खिलाया था। तो हमारा जो लॉयर थे, उन्होंने, वकील ने, सीनियर ने ये बोला कि ये मेडिसिन आपको दिया है अनफॉर्चुनेटली, लेकिन 650 है ओवरडोज, इसमें खतरा पैदा होने का चांस है। इसलिए उन्होंने बोला अरे ये तो बहुत मुश्किल का बात है, काहे इसको 650 किया है। तो हमारा वकील ने बोले कि पैरासीटामोल का, एसिटामिनोफेन पैरासीटामोल का 500 mg दुनिया भर का सब जगह यूज होता है, लेकिन 500 mg को प्राइस कंट्रोल में डाला गया था, इसलिए कंपनियां इसको 650 करके प्राइस कंट्रोल का जो कमी था उसको यूज करके इन्होंने 650 करके इसको एक डोज इंट्रोड्यूस किया जो प्राइस कंट्रोल का बाहर चला गया। ठीक है। इसी मौका लेते हुए वो हजारों करोड़ों का बेच रहा था। ये एग्जाम्पल दिया है, लेकिन हमारे केस डोलो का खिलाफ और डोलो का कंपनी का खिलाफ नहीं रहा। मैंने भी यही बात कही, पता नहीं आपको क्यों अलग लगी। खैर, मैं सारी वही बातें यहां पर कोट कर रहा हूं जो कि इस दौरान सुनवाई में हुई है और ऑन द रिकॉर्ड्स है। उसमें एक बात यह भी आती है कि जो सीबीडीटी ने छापे मारे थे 6 जुलाई को 9 राज्यों में 36 ठिकानों पे छापे मारे गए थे, उसमें जो पेपर प्राप्त हुए थे उनमें ये रिकॉर्ड्स मिले थे कि कंपनी ने अनअलायबल एक्सपेंसेस के तौर पर 1000 रुपए दिखाए थे, जिसमें डॉक्टरों को फ्रीबीज बांटने की बात, डॉक्टरों के अन्य खर्चे उठाने की बात, ये सब निकल कर आई थी। वही मैंने कोट किया और जो आपने बताया वो भी बात बिल्कुल सही है कि जस्टिस चंद्रचूड़ ने साफ कहा कि मुझे भी एक टैबलेट लिखी गई थी और ये 650 mg की थी, और जो आपने पूरा कहा कि उससे साइड इफेक्ट और तमाम चीजें। खैर, अगर ये बात डोलो पे इसलिए ज्यादा जा रही है क्योंकि डोलो एक ऐसी दवाई है जो पिछले 2 साल में इतना नाम कमा गई है, इतनी ज्यादा उसकी चर्चा हो गई है कि इसके ऊपर बातचीत होना बाकी काफी एक लाजमी हो जाता है। बाकी जो आपने बात कही उस पर तो हम डिटेल में जाएंगे ही जाएंगे। तो यहां पर डॉक्टर मिश्रा, सीके मिश्रा साहब माफ कीजिए, जिस तरह की बात कोर्ट में गई है, जिस तरह की बात अभी यहां पर गुहा साहब ने बताई, बाकायदा इंडिया में एक्ट्स बने हुए हैं जिसके तहत दवाइयों को बेचा जाता है। इन्होंने जो कहा कि 500 mg तक की दवाई के लिए फिलहाल कोई 500 mg के ऊपर वाली जो दवाई होती है उनके लिए कोई किसी तरह का प्राइसिंग कैप नहीं होता, उसके नीचे के लिए प्राइसिंग तय करने के लिए नियम बने हुए हैं। क्या इसी चीज में ये सारी उलझन हो गई जो हमें डोलो के केस में दिखाई दे रही है, या और भी दवाएं इस तरह के ऊपर नीचे वाले फॉर्मुलेशन के साथ जब वो करती हैं, जो इनका कहना है कि हमने मूल रूप से प्राइसिंग और फॉर्मुलेशन पे ये सवाल उठाए हैं, तो क्या यही बड़ा सवाल उठता है इसके अंदर? देखिए, ये मसला गंभीर है और मुझे खुशी है कि इस पर एक सार्वजनिक बहस अब हो रही है। वर्षों से ये कुरीति कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, चली आ रही है और इसको सुधारने के भी प्रयास चले आ रहे हैं। 2 मामले आपने एक साथ उठाए हैं। पहला मामला यह है कि जो प्रलोभन तथाकथित दिया जा रहा है चिकित्सकों को, क्या वो उचित है। दूसरा मामला वो आपने उठाया कि कंपनियां 500 के बदले 650 mg की टैबलेट बनाकर क्या कानून को धोखा दे रही हैं। इसको अलग अलग डील करना चाहिए। मामला गंभीर विभिन्न कारणों से है। पहला कारण यह है कि कंपनियां लॉ को डाइवर्ट कर रही हैं, अवर्ट कर रही हैं। दूसरा कारण यह है कि चूंकि इसमें एमआर इन्वॉल्व है, ये एक सामाजिक कुरीति के रूप में देखा जा रहा है और लोग इससे भयभीत हैं। पर तीसरा एक महत्वपूर्ण कारण यह भी है कि इसके कारण चिकित्सक जो दिन रात लोगों की सेवा में लगे रहते हैं, उनके प्रति एक दुर्भावना अनावश्यक रूप से कुछ लोगों के कारण पैदा हो रही है। हमें इन तीनों एंगल्स को देखना चाहिए। जहां तक इसका प्रश्न है कि प्रलोभन दिए जाएं या नहीं दिए, इस पे तो कोई डिबेट हो ही नहीं सकता है। जहां तक प्रश्न है कि क्या कानून को मात देने के लिए 500 mg के बदले 650 mg आप बना रहे हैं,
इसके लिए वैज्ञानिक हैं, चिकित्सकों को पता है कि क्या होना चाहिए, और यदि यह स्थापित होता है कि यह गलत है तो मेरे विनम्र विचार से कठोर कार्रवाई कंपनी के विरुद्ध होनी चाहिए। देखिए, हर चीज के लिए नियम और कानून लिखा नहीं जा सकता है। जो सामाजिक और आर्थिक कुरीतियां हैं उनके लिए, हर चीज के लिए कानून नहीं हो सकता है जी। परंतु मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो संगठन है, चिकित्सकों का जो संगठन है, आईएमए है, उनको थोड़ा सेल्फ रेगुलेशन पे और ध्यान देना होगा, नहीं तो इस तरह की बातें होती रहेंगी। जी जी। और जो अच्छे प्रोफेशन के अच्छे लोग हैं उन पर दाग नहीं, अनावश्यक, मतलब कोरोना काल में हमने देखा कि डॉक्टर्स की वैल्यू तो हम वैसे ही सब जानते हैं, लेकिन उस दौरान हमें समझ में आया कि देश के लिए, देश के लोगों के लिए उनकी महत्ता क्या है। डॉक्टर अग्रवाल, अब इसे कैसे समझें, क्योंकि हमने बात सुनी, अब ये बात बिल्कुल सही है कि एक प्रैक्टिस जो चल रही है देश के अंदर वो है ही एमआर वाली प्रैक्टिस है, और हम सब जानते हैं कि एमआर और डॉक्टर्स के आपस में एक रिलेशन होते हैं। अक्सर हम जब डॉक्टर्स के पास दिखाने जाते हैं, कई एमआरस भी बीच में आते हैं, डॉक्टर उनसे मिल लेते हैं, वो कुछ सैंपल दे जाते हैं, बहुत कॉमन सी बात लगती है। अब एक तो ये बात कि 650 mg वाली बात जो डॉक्टर जो जस्टिस चंद्रचूड़ को भी लगी कि ये क्या मुझे गलत दवाई दे दी गई, तो आप भी बताइए कि ये कोरोना काल में हमने देखा कि डोलो ने इतनी सारी, शायद 350 करोड़ टैबलेट्स उन्होंने बेची हैं, तो यही टैबलेट चारों तरफ क्यों छा गई और ये पर्याय क्यों बन गई पैरासिटामोल का? इसका कोई खास कारण रहा? और फिर ये जो 650 mg वाला ट्विस्ट है, इसको कैसे समझें? देखिए, ये चीज समझना जरूरी है। अब मैं और दूसरे इशू पे नहीं जा रहा हूं, मैं खाली 650 की बात कर रहा हूं। जी जी। ये शायद कहना गलत होगा कि पैरासिटामोल की डोज 500 मिलीग्राम है सबके लिए। ये पब्लिक को समझाना जरूरी है कि ज्यादातर दवाओं की डोज वेट पे डिपेंड करती है, जो पेशेंट है और उसको किस इंडिकेशन के लिए दी जा रही है उस पर डिपेंड करती है। जी। पैरासिटामोल फीवर के लिए भी दी जाती है, पैरासिटामोल बॉडी एक के लिए या जोड़ों में दर्द के लिए भी दी जाती है। मेजॉरिटी ऑफ एडल्ट, जो अगर एवरेज वेट आप 60-65 केजी का एडल्ट का वेट मान के चलें, तो उसकी फीवर कम करने की दवा की डोज 650 है पैरासिटामोल। 500 उन लोगों के लिए ठीक है जिनका वेट 50 के आसपास है। तो ये कह देना कि 650 मिलीग्राम डोज मैं स्पेसिफिक कंपनी के लिए नहीं कह रहा हूं कि वो उन्होंने प्राइस कंट्रोल के बाहर जाने के लिए बनाई गई है, ये शायद कहना ठीक नहीं होगा। बिकॉज हम लोग भी यूज करते हैं दवा, एडल्ट पेशेंट के लिए, फीवर के लिए 650 यूज करते हैं। अगर पेन के लिए यूज करना है, इवन 1 ग्राम तक यूज करी जाती है। तो दवा की डोज, इंडिकेशन और बॉडी वेट पे डिपेंड करती है। इसलिए मैं 650 के लिए इतना ही कहूंगा कि ये रीजन कि इसको प्राइस कंट्रोल के आउट ले जाने का मेन रीजन हो, ये उनके माइंड में हो सकता है, बट साइंटिफिकली डोज पैरासिटामोल की हर मरीज के लिए 500 नहीं है। ठीक है, तो क्या हर के लिए 650 हो सकती है? हमने आपको बताया, अगर एवरेज, अगर आप 100 पेशेंट लेंगे तो अगर एवरेज एज 60-65 एडल्ट का मान रहे हैं तो यूजुअल डोज 650 होगी। गॉट योर पॉइंट सर। ठीक है, तो ये डोज वाली बात तो क्लियर हो गई। स्वाति जी, अब जो इसका दूसरा हिस्सा कि अगर ये दवा इतनी ज्यादा लिखी गई तो क्या ऑन द सेफर साइड ये ऐसा हुआ कि एक के बाद एक ट्रिगर होता चला गया, सब लोग एक जैसी दवा लिखने लग गए, या फिर जो पीआईएल लगी है उसमें जो बात निकल कर आ रही है सामने, उसमें एक तथ्य है कि नहीं भाई उसे प्रमोट किया गया, उसे आगे होके कहा गया कि यही प्रिस्क्राइब करे? कैसे समझे इस बात को? देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं अगेन विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट की अभी जो बात हो रही थी, जो सेक्रेटरी साहब भी कह रहे थे कि डॉक्टर्स के ऊपर सवाल उठाया जाए, लेकिन फिर ऐसा कैसे हुआ कि ये गोली ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, इस पर मतलब एक तरह से पैरासिटामोल का पर्याय बन गई? देखिए विपिन जी, सबसे पहले तो बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा आपने उठाया है, और मैं अग्रवाल सर की बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखती हूँ कि हर किसी के लिए 650 डोज नहीं है, हर किसी के लिए फर्क डोज रहती है। लेकिन अगर आप कोविड के समय को देखें तो एक बहुत बड़ी चीज जो कोविड के टाइम में हुई वो ये हुआ व्हाट्सएप प्रिस्क्रिप्शन। अगर आप देखें, एक व्यक्ति को जिसको कोविड हुआ वही प्रिस्क्रिप्शन पूरे में घूम रहा था, यहाँ तक कि लोग डॉक्टर से इलाज भी नहीं पूछ रहे थे और खुद ही ट्रीटमेंट एक दूसरे को बता रहे थे कि
हमें ये ट्रीटमेंट बताया गया है, आप भी ये ले लीजिए। और कोविड में आपने देखा कि इसका प्रचलन इतना ज्यादा था कि कहीं ना कहीं ऐसे में दवाइयां ऑटोमेटिकली लोगों ने लेनी शुरू करी और एक दवा पूरे में घूमनी शुरू हो गई। जैसे कि डोलो 650 की बात करें, स्टेरॉइड्स भी आपने देखा था कि कितना ज्यादा लोगों ने अपने आप से सेवन करा। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से दवा को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस मिली, उछाल मिली, हर किसी की जबान पर ये दवा आ गई। वहीं अगर अब आप देखें कि ये जो पूरा मामला है, मुझे लगता है कि ये काफी हद तक जो हमारे लीगल गैप्स हैं उनको भी एक्सपोज करता है। एक तरफ एमसीआई जो है डॉक्टर्स के लिए पेनल्टीज निर्धारित करता है कि अगर कोई डॉक्टर फ्रीबी लेता है तो उनके लिए ये पेनल्टीज है, लेकिन वहीं जो हमारी ड्रग कंपनीज हैं वो ये फ्रीबीज दे सकती हैं। यहां तक कि कुछ ड्रग कंपनीज ने टैक्स इवेजन तक इसके ऊपर करने की कोशिश की है और इसके ऊपर टैक्स एग्जेम्पशन मांगा है कि जो हम फ्रीबीज पे खर्चा कर रहे हैं उस पर हमें टैक्स जो है आप वो दीजिए, रिडेम्पशन दीजिए। लेकिन कोर्ट ने साफ तौर से बोला कि ये प्रोहिबिटरी एक्शन है, इसलिए हम आपके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं लगा रहे, लेकिन आपको इस पे टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो वहीं एक तरफ हम पेनल्टीज डॉक्टर्स के लिए रख रहे हैं, लेकिन जो हमारी ड्रग कंपनीज है उनके ऊपर कोई लीगल एक्शन नहीं है, वो ये खर्चा कर सकती है फ्रीबीज के ऊपर। देखिए, आप अगर एमआर भेज रहे हैं तो आपका जो मंशा है वो ये होनी चाहिए कि हमने कोई दवा लॉन्च करी है तो उसके क्या फायदे हैं, अगर ये फिक्स डोज कॉम्बिनेशन है, लो कॉस्ट है, इसमें साइड इफेक्ट्स कम है, या ये ट्रीटमेंट में ज्यादा बेहतर तरीके से काम करती है, तो ये इंफॉर्मेशन आपको डॉक्टर तक पहुंचानी है, ना कि आपको डॉक्टर को प्रलोभन देना है या डॉक्टर को आपको ये बोलना है कि हम आपको ये चीजें देंगे इसलिए आप हमारी दवा लिखिए। तो ये चीजों का कहीं ना कहीं एक रोक लगना कंपनियों के ऊपर भी बहुत जरूरी है कि आप सही इंफॉर्मेशन तक ही पहुंचाइए। और वहीं ड्रग कंट्रोलर को भी देखिए सोचना होगा कि अगर हम किसी दवा पे 500 रुपए तक का कोई प्राइस कैप लगाते हैं तो अगर उसकी डोज ज्यादा होती है तो वहां पे प्राइस कैप क्यों नहीं लगा रहे। और केवल ये क्रोसिन या पैरासिटामोल जैसी दवाइयां नहीं है, बहुत सारी ऐसी दवाइयां हैं जिनके साथ ये ग्रे एरियाज हैं और ये ग्रे एरियाज हमें हैंडल करने ही होंगे, इन्हें हमें रोकना ही होगा। इसी तरह से फिक्स डोज कॉम्बिनेशंस भी है। अभी आपने देखा था कि एमएस भाटिया की कमेटी की रिपोर्ट आई है जिन्होंने 14 ड्रग्स को बैन करने की कवायद करी है। ऐसे में बहुत सारी ऐसी दवाइयां हैं जिनको बैन करने की जरूरत है और सरकार को इन सब चीजों की तरफ बहुत तेजी से देखने की जरूरत है, क्योंकि पिछले 2-3 सालों में जो हेल्थ केयर सेक्टर में उछाल आया है और जिस तरह से लोगों की जरूरतें भी इतनी ज्यादा बढ़ी हैं, उन सबको देखते हुए बहुत जरूरी है कि इस सेक्टर को रेगुलेट किया जाए। इस सेक्टर जितने भी लॉज हैं उन सब पे दोबारा से नजर जी बिल्कुल, क्योंकि ये गहरा सब्जेक्ट है और इतनी इस पे बातचीत डिटेल में भी चाहिए, इसलिए हम सबसे थोड़े बड़े जवाब ले रहे हैं, लेकिन एक छोटा ब्रेक लेना होगा। मुझे अंदाजा ही नहीं हुआ और करीब करीब आधा समय हमारा निकल गया। एक छोटा ब्रेक ले लेता हूं। ब्रेक के बाद आके ये जो मुद्दे आप सब लोग उठा रहे हैं ना, कि चलिए उदाहरण के तौर पर तो हमने एक दवाई का नाम ले लिया और उस पर बात कर ली, लेकिन ये ओवरऑल जो प्रैक्टिस है, ये ओवरऑल जो चीजें हैं, ओवरऑल जो बातचीत है और जो पीआईएल भी गई है, उसमें जो बारीक बिंदु सामने आए हैं उनका क्या तरीका हो सकता है, उनका क्या निदान हो सकता है, और क्या आप जो कह रहे हैं कि लूप होल्स हैं हमारे सिस्टम में भी काफी, तो उनको कैसे भरा जाए। वेलकम बैक। बात हो रही है आज काफी गंभीर कंज्यूमर अड्डा में कि जो कंपनी को बाय डॉक्टर वही फरमाए। एक केस है जो इस समय चल रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जहां ड्रग्स के फॉर्मुलेशन, उसकी कीमत और साथ में जो एमआर के थ्रू कंपनियां डॉक्टर्स तक कुछ फ्रीबीज पहुंचाती हैं, उस पर भी सवाल उठाया गया है। और इस बेंच ने माना है सुप्रीम कोर्ट की कि गंभीर मुद्दा है और इसे उसी तरह से डील करना चाहिए। चलिए अब हम एक बार फिर अपने मेहमानों का रुख करेंगे और चूंकि समय कम रहेगा इसलिए मैं सभी मेहमानों से क्विक जवाब चाहूंगा। गुहा साहब, आपकी देखिए जो बाकी की जो ड्रग फॉर्मुलेशन और प्राइसिंग वाली बात है वो तो हमने काफी डिटेल में कर ली, लेकिन आपकी इस पीआईएल में एक सवाल है और वो मांग है कि दवा लिखने के लिए डॉक्टरों को मिलने वाले उपहार को लेकर दवा कंपनियों को जिम्मेदार ठहराया जाए। इस पर क्विकली क्या कहेंगे आप, फिर मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा। हाँ, तो क्विकली क्या बोलूं, मैं 40 साल दवा बेचे थे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का रूप में, तो मेरा तो कुछ कहना है, एक्सपीरियंस है, वो थोड़ा सा 2 मिनट हाँ, बिल्कुल समय दीजिए, मैं कहना चाहता हूं। बोलिए। और मेरा खुशी आया है कि डॉक्टर लोग जो यहाँ इस डिस्कशन में बैठे हैं उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से बहुत सीरियस मुद्दे रखे हैं। आप देखिए, सबसे ज़्यादा ये जो प्रश्न हमारे सामने है कि दवा ये अनइथिकली काहे प्रमोट कर रहा है, ये भी हमारे सवाल है जी। देखिए, मेडिकल दुनिया में जैसे सवाल आया है, हम ये सवाल पूछना चाहता हूँ, पहले 2013 का ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर का पहले 500 mg 650 mg पैरासीटामोल हमारा देश में था नहीं।
विदेश में कहाँ, कौन सी देश में 650 होता है? तो ये सवाल का हमको कौन जवाब देंगे? दूसरी बात यह है, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को कोई गुनाह नहीं है। कंपनी जो बोलते हैं डॉटेड टर्म्स में उनको वही करना चाहिए। तो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव इसमें कहाँ आता है? परंतु मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का संगठन ये दवा बेचने वाले जो है होते हुए भी इसका हिम्मत दिखाया कि केस करे कि हमारे जो प्रमोशन हम करते हैं वो गलत प्रमोशन हो रहा है, इसका तरीका को रोकना चाहिए। जी हिम्मत ठीक है, गॉट योर पॉइंट सर। हालांकि मैं समझा 650 वाले जवाब में तो शायद डॉक्टर साहब ने क्लियर किया, लेकिन फिर भी जो आपका जो सेकंड पॉइंट है डॉक्टर अग्रवाल, क्या डॉक्टर्स को किसी भी तरीके का कोई भी गिफ्ट या टोकन लेना चाहिए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव से? ये तो इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। कोई डॉक्टर को गिफ्ट, कोई दवा स्पेसिफिक लिखने के लिए लेने का कोई मतलब ही नहीं है, तो टोटली इलीगल चीज है। बट पॉइंट ये है कि इसको रोकने का तरीका ये सेल्फ रेगुलेट ही बेस्ट हो सकता है। मेरा अपना पर्सनल मानना ये है कि लॉ बना के इसमें इम्प्लीमेंट करना मेरे हिसाब से बहुत आसान नहीं होगा। ये दोनों साइड से सेल्फ रेगुलेट होना चाहिए, फार्मा कंपनी की साइड से भी और डॉक्टर की साइड से भी। जी मिश्रा साहब, इस पर आप क्या कहेंगे? क्या आप जो रेगुलेशन तो हैं, जैसे अभी स्वाति जी भी बता रही थी कि वो कुछ हद तक तो कंपनियां दे सकती हैं, लेकिन उसमें इतने सारे इफ एंड बट्स हैं कि जिसकी एक बारीक लाइन आप खींच ही नहीं पाएंगे। देखिए, 2-3 बिंदुओं पे मैं बहुत स्पष्ट रूप से और 1-2 वाक्यों में कहना चाहूंगा। जी। जहां तक रेगुलेशन का प्रश्न है, हमने बार बार ये प्रयास किया है कि उन रेगुलेशंस में अमेंडमेंट्स लाते रहे हैं। मेरा अपना विचार है कि अब समय आ गया है कि इस वर्तमान रेगुलेशन को भूलकर हम आमूल चूल नया रेगुलेशन आए, क्योंकि व्यवस्थाएं बदल चुकी हैं, साइंस आगे बढ़ गया है, मार्केटिंग का तरीका आगे बढ़ गया है। हमें उसमें बदलाव लाना चाहिए और हमें नया एक्ट बनाना चाहिए। मैं एक बात पर असहमति दर्ज करूंगा जी कि ये कहा जा रहा है कि दवा कंपनियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये कहा जा रहा है कि चिकित्सक दोषी हैं, शायद कुछ दोषी हो, बट ज्यादातर नहीं होते हैं। ये भी कहा गया कि एमआर तो सिर्फ जो कंपनी कहती है वो करती है। मुझे ये बात थोड़ी अटपटी लगती है कि यदि आप किसी भी गलत कार्य का माध्यम बनते हैं तो जिम्मेवारी बराबर होनी चाहिए। दवा कंपनी की निश्चित रूप से जिम्मेवारी है, परंतु जैसा उन्होंने कहा, एमआरएस को भी अब ये बात उठानी चाहिए कि हम ये कार्य नहीं करेंगे। आप यदि माध्यम बनेंगे तो आप भी दोषी हैं। ठीक है, मेरा अपना विचार है कि चाहे एमसीआई हो, आईएमए हो, सेल्फ रेगुलेशन ही एक आगे बढ़ने का तरीका है। ठीक है स्वाति जी, जस्ट अ कंक्लूडिंग रिमार्क, 30 सेकंड, मेरा समय पूरा खत्म हो गया है। जो कह रहे हैं सर कि अब वक्त आ गया है कि कुछ चीजें, कुछ कानून, कुछ चीजें बदलनी पड़ेंगी। बिल्कुल बदलनी पड़ेगी विपिन जी, और ये समझना चाहिए कि जो फ्रीबीज का खर्चा कंपनियां करती हैं, इसका पैसा अल्टीमेटली आम आदमी देता है, क्योंकि ये पैसा जो है ऑलरेडी ड्रग की जो प्राइस होती है उसमें इंक्लूडेड होता है। ये कोर्ट भी कह चुका है। इसलिए बहुत जरूरी है इन चीजों के ऊपर अंकुश लगना, ताकि आम आदमी जेब से भी ज्यादा पैसा ना जाए और वही हमारे डॉक्टर कम्युनिटी भी इसके लिए बेफालतू में बदनाम नहीं हो। तो दोनों ही तरफ से मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है कि सरकार इस वक्त जो खास तौर से फार्मा कंपनीज हैं उनके ऊपर भी एक नकेल डाले, और वहीं डॉक्टर्स के लिए ये बात तो पहले से ही साफ तौर से कही ही जा चुकी है कि अगर आप इस तरह के कोई भी प्रलोभन में आते हैं तो वो आपकी पर्सनल जिम्मेदारी। क्योंकि समय समाप्त हो गया, लेकिन मुझे लगता है आप सभी लोगों ने अपने इतने कम समय में बहुत ही पुख्ता और स्पष्ट बिंदु यहां पे रख दिया। मामला चूंकि सुप्रीम कोर्ट में है और माननीय सुप्रीम कोर्ट इसकी सुनवाई कर रहा है, सब जगह से उसने जवाब मांगे, तो हमारा भी इंतजार रहेगा कि आखिर वो इस पे क्या निष्कर्ष निकालते हैं, और हो सकता है वो जो राह दिखाएं उस पर आगे चलते हुए जिन बदलावों की आप बात कर रहे हैं वो हमें होते हुए नजर आएंगे। फिलहाल आप सभी मेहमानों का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। नमस्कार।